नमस्कार दोस्तों, नॉलेज टेक अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल को जो भी नए सब्सक्राइबर हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और पल पल के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। या तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ यूपी आर1 TG2 की तैयारी करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें कोरोना से, कोविड-19 से। आज हम लोग ट्रांसफार्मर के विभिन्न क्वेश्चन को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कई एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलों पर एनामल परत लेपित क्यों की जाती है? पटलों के संरक्षण को रोकने के लिए, नेक्स्ट है एक दूसरे के विरुद्ध पटलों को रोधित करने के लिए, नेक्स्ट है भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, अगला उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो ट्रांसफार्मर के क्रोड को एक दूसरे के ऊपर इनेमल इसलिए किया जाता है ताकि एक दूसरे के विरुद्ध पटलों को रोधित बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिमाण को घटाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला ट्रांसफार्मर को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के परिमाण को घटाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इनपुट पर उच्च वोल्टेज दी जाती है और आउटपुट पर निम्न वोल्टेज प्राप्त की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबक ट्रांसफार्मर कोर और आर्मेचर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सी है? पहला ऑप्शन है नर्म लोहा, दूसरा ऑप्शन है CRGO जिसका पूरा नाम है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। ठीक है दोस्तों, अगला है तांबा, चौथा है इस्पात। तो ट्रांसफार्मर का क्रोड किसी भी मशीन के आर्मेचर बनाने के लिए, चुंबक बनाने के लिए हमेशा CRGO का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द्वितीयक कुंडलन परिणामित्र की तुलना में स्वपरिणामित्र में होता है। क्या होता है? भंवर धारा हानियाँ होती है। तो भंवर धारा हानियाँ द्वितीय टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में भी, ऑटो ट्रांसफार्मर में भी होती है। उच्चतर लागत भी होती है, कम क्रोड हानियाँ, छोटी आकृति। तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन सी को राइट कर लीजिए, कम ताम्र हानियाँ लिख लीजिए, कम ताम्र हानियाँ, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही कुंडलन होती है जबकि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी दो वाइंडिंगें होती है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर में ताम्र का कम वायर की आवश्यकता होती है जिससे कम ताम्र हानियाँ होती हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर की मुख्य कुंडली और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 1000 तथा 3000 है। यदि मुख्य कुंडली में 80 वोल्ट AC प्रयुक्त की जाती है तब द्वितीयक कुंडली में प्रति फेरा विभवांतर होगा, प्रति टर्न इंड्यूस्ड EMF कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, N2/N1 = V2/V1। तो N1 का मान क्या दिया है, देखते हैं। N2 का मान क्या दिया है, 3000। N1 का मान क्या दिया है, 1000। V2 का मान हमें निकालना है, V1 का मान 80 वोल्ट दिया है। तो देखिए 0 0 कैंसिल हो गया। V2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 80 = 24। ये सेकेंडरी में इंड्यूस्ड वोल्टेज है, सेकेंडरी में इंड्यूस्ड वोल्टेज है, लेकिन हमें पूछा क्या, प्रति फेरा विभवांतर क्या होगा। तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया, 240 वोल्ट। फेरों की संख्या कितनी है सेकेंडरी में, 3000। तो प्रति फेरा इंड्यूस्ड वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0.08 वोल्ट। तो ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 3:2 है, यदि प्राइमरी वोल्टेज 30 वोल्ट है तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा? तो देखिए के की वैल्यू क्या दिया है आपकी, के = क्या दिया है आपको, 3/2
प्राइमरी वोल्टेज हमको दिया है 30 वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज पूछा है तो के इक्वल टू हम जानते हैं के इक्वल टू क्या होता है V2/V1। के का मान 3/2 दिया है, V2 का मान हमें निकालना है, V1 का मान क्या दिया है हमें 30 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा दोस्तों V2 इक्वल टू 30 से 90 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 45 वोल्ट। तो ऑप्शन बी इज राइट, 45 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है। किस वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर की एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या जब अधिक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग से, तब इसे कहा जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यदि सेकेंडरी में फेरों की संख्या अधिक होती है प्राइमरी की तुलना में, तब इसे कहा जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो किस पूछा क्या है, किस वाइंडिंग में टर्न की संख्या अधिकतम होगी। उच्च वोल्टेज वाइंडिंग में फेरों की संख्या सबसे अधिक होगी, क्योंकि जिस साइड फेरों की संख्या अधिक होगी उस साइड वोल्टेज इंड्यूस्ड अधिक होगा, इसलिए उच्च वोल्टेज वाइंडिंग की साइड में फेरों की संख्या अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भंवर धाराएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं निम्नलिखित में। भंवर धाराएं किस में होती हैं, तो इतना याद रखिए भंवर धाराएं हानियां हमेशा एसी में होती हैं। भंवर धारियाँ हमेशा एसी में होती है, क्योंकि एडी करंट लॉसेस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी सिर्फ एसी में होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो एडी करंट लॉसेस, हिस्टैरिसीस लॉसेस हमेशा एसी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिजली घरों जनरेटिंग स्टेशन में उच्च विभव पर ही विद्युत क्यों भेजा जाता है। पहला ऑप्शन है विद्युत उत्पादकों यंत्रों पर बोझ कम करने के लिए। बी है संप्रेषण के दौरान ऊर्जा क्षय को न्यूनतम करने के लिए। सी जिससे कि विद्युत संप्रेषण लंबी दूरी तक हो सके। डी है विद्युत धारा अधिक मिले। तो जनरेटिंग स्टेशन से उच्च विभव पर ही क्यों भेजा जाता है, इसका महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि वोल्टेज ज़्यादा होगा, एक तो करंट का मान कम होगा एट गिवन P इक्वल टू गिवन। एक कांस्टेंट पावर को सेंड करने के लिए जब वोल्टेज का मान अधिक होगा तो धारा का मान कम होगा, धारा का मान कम होगा तो लाइन में I2R लॉसेस कम होंगी, I2R लॉसेस कम होंगी, जिससे कि संप्रेषण के दौरान, तो बी ऑप्शन देखिए, संप्रेषण के दौरान ऊर्जा क्षय को न्यूनतम करने के लिए। ऑप्शन बी इज राइट, संप्रेषण के दौरान ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्यावर्ती निर्गम को निम्न में से किस इकाई में अभिव्यक्त किया जाता है। प्रत्यावर्ती निर्गम यहाँ पे लिख लीजिए, प्रत्यावर्ती ट्रांसफार्मर निर्गम तो प्रत्यावर्ती निर्गम किस इकाई में मापा जाता है, एक इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको कर लीजिए प्रत्यावर्ती ट्रांसफार्मर या परिणामित्र। प्रत्यावर्ती परिणामित्र को किस इकाई में मापा जाता है, KVA की रेटिंग किस में अभिव्यक्त की जाती है, KVA में अभिव्यक्त की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, और पल पल की अपडेट के लिए हम आपकी बेल आइकन को जरूर अवश्य दबा दें। हम आपके लिए डेली ही ऐसे UP आर्मिनल TG2 की के लिए डे बाय डे आज 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, कल फिर ट्रांसफार्मर के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, ऐसे ट्रांसफार्मर के 100 क्वेश्चन, फिर DC मशीन के 100 क्वेश्चन, फिर इंडक्शन मोटर के क्वेश्चन, फिर ऐसे करके पावर सिस्टम, फिर धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू दोस्तों।